हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको मैं ड्रॉ डाउन का मतलब समझाऊंगी। ड्रॉ डाउन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम इसको जान जाते हैं तो ये हमारे किस काम में आ सकता है, प्लस इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं ड्रॉ डाउन के बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ डाउन का मतलब समझा देती हूँ। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज आपने अपना अकाउंट शुरू किया 50,000 कैपिटल से, और 1 महीने बाद आपकी वो कैपिटल रह जाती है 46,000। ओके, सो जो हाईएस्ट पॉइंट आपके अकाउंट ने देखा था वो 50,000 था, एंड जो लोएस्ट पॉइंट आपके अकाउंट ने देखा है वो 46,000 है। ओके, तो अब अगर हम इसका लॉस कैलकुलेट करें तो आपको 4,000 का यहाँ पर लॉस हुआ है। बट इनिशियल वैल्यू आपकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 50,000। आपने 50,000 से शुरू किया था, उस पर आपको 4,000 का लॉस हुआ है। तो अगर हम इसको परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारा आता है 8%। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना अकाउंट शुरू किया था 50,000 से, वो बढ़ के हो गया 60,000, एंड 1 महीने बाद जब आप उसको एकदम लास्ट में कैलकुलेट करें, फर्स्ट लेट्स से 1 मई को आपका अकाउंट की वैल्यू थी 50,000, आपने शुरू किया 50,000 से, ये 15 मई को आपकी वैल्यू थी, और जब आप 30 मई को देख रहे हैं तो आपके अकाउंट की वैल्यू यहाँ पर रह जाती है 46,000। तो हाईएस्ट यानी कि पीक वैल्यू मतलब कि जो सबसे टॉप वैल्यू आपके अकाउंट ने देखी थी वो थी 60,000 से। तो 60,000 से गिर के और जो लोएस्ट वैल्यू आपके अकाउंट ने देखी है वो 46,000 है। ओके, तो यहाँ से पहले 50,000 से बढ़ के 60,000 हुआ, और फिर 60,000 से गिर के वो 46,000 हुआ। मतलब हाईएस्ट वैल्यू जो आपके अकाउंट में देखी है वो 60,000 है, और लोएस्ट वैल्यू 46,000 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो होगा अपना 14,000। ओके, सो 14,000 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो आपका हाईएस्ट वैल्यू है वहां से, क्योंकि हम लोग हमारा जो ड्रॉ डाउन है वो कैलकुलेट करते हैं जो हाईएस्ट वैल्यू आपके अकाउंट में देखिए। यहाँ पर 60,000 है, तो हम लोगों का अकाउंट 60,000 से लास्ट 46,000 तक गिरा है, इसलिए हम लोग बेस में इसको 46,000 लेंगे। इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे 60,000 से तो हमारे पास आएगा परसेंटेज टर्म्स में 23.3%। दैट मीन्स ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं इन्हें देख के हमें पता लगता है कि ये जो फिगर है, ये 8% का, ये जो 23.3% का फिगर है, इसे ही हम ड्रॉ डाउन कहते हैं। ड्रॉ डाउन का मतलब हुआ कि जो आपके अकाउंट की हाईएस्ट वैल्यू थी वहां से गिर के एक लोएस्ट वैल्यू पे आपका अकाउंट आया। तो ये कितना ज्यादा गिरा है, कितना परसेंटेज गिरा है, उसे ही हम ड्रॉ डाउन कहते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम ले ले, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप एक पॉइंट बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक जगह स्नेक आता है, आपको काट के नीचे गिरा देता है, एक सर्टेन पॉइंट तक ले आता है। ठीक है, तो वो जो लेंथ है, वो जो पॉइंट का डिफरेंस है कि आप फॉर एग्जाम्पल 92 पॉइंट पे थे और वहां से गिर के आपको 2 पॉइंट पे दूसरे नंबर पे वापस ले आया, सेकंड पॉइंट पे ले आया। दैट मीन्स आपका 90 पॉइंट्स आप गिर चुके हो। तो यही सिमिलर हमको, क्या हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक पहुंच गए थे? 92 पे, वहां से लोएस्ट कहाँ पे लेके आ गया आपको स्नेक ने? वहां पर काटा, तो आप 2 पे आ गए। ठीक है, तो वही चीज सेम हमारा ड्रॉ डाउन हमको दिखाता है कि कितने पॉइंट्स हम हमारे हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू तक गिर चुके हैं। ये हम यहाँ पर परसेंटेज टर्म्स में देखते हैं। ठीक है, सेकंड हम लोग समझते हैं कि चलो अपने हमें पता तो लग गया कि ये ड्रॉ डाउन होता क्या है। अब इसको जान के हम लोग कर क्या लेंगे? अगर फॉर एग्जांपल दो टाइप के ड्रॉ डाउन है, एक है लो लो ड्रॉ डाउन और एक होता है हाई ड्रॉ डाउन। तो लो ड्रॉ डाउन जब तक आपका है तब तक आपका अकाउंट का जो लॉस है, जो गिरावट है, वो थोड़ी कंट्रोल्ड है। लेकिन अगर आपका ड्रॉ डाउन हाई हो जाता है, दैट मीन्स आपका जो अकाउंट का फॉलिंग का साइज है, जो आपका गिरावट है, वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक स्नेक्स एंड लैडर्स के गेम में छोटे सांप भी होते हैं, बड़े सांप भी होते हैं। तो छोटा सांप है तब तक तो ठीक है, आपको ज्यादा ऊपर तक जाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, आप चलो थोड़ा और रिकवर जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 92 से 2 पे आ जाते हो तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है ना। तो सिमिलरली हमको हमारी जो रियलिटी है वो ये ड्रॉ डाउन दिखाता है। अगर हमारा ड्रॉ डाउन लेट से 10% है एक बंदे का, और दूसरे का है 50%, दैट मीन्स एक ने तो अपनी कैपिटल का सिर्फ 10% लूज किया है, लेकिन एक दूसरे पर्सन बी ने अपनी कैपिटल का 50% उड़ा दिया। अगर किसी ने 100 रुपए लगाए थे और 10% लूज कर दिया, दैट मीन्स उसकी करंट कैपिटल 90 है। लेकिन किसी ने 100 लगाए थे और उसकी 50% कैपिटल इरेज हो चुकी है, यानी कि 100 में से 50 रुपए जा चुके, तब उसके पास सिर्फ 50 रुपए ही बाकी है। तो ये चीज हमको ड्रॉ डाउन बताती है। जिसका ड्रॉ डाउन लो होगा उसको उस चीज को रिकवर करने में भी कम टाइम लगेगा, लेकिन जिसका ड्रॉ डाउन हाई होगा उसको उस चीज को रिकवर करने में, वापस 100 तक जाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। और अगर आपका ड्रॉ डाउन कहीं ना कहीं हाई है तो आपको एक रिफ्लेक्ट करना चाहिए, थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या मेरा जो डिसिप्लिन है, कहीं मैं वो तो ब्रेक करना नहीं कर रहा या कर रही, या फिर
जो मैं स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करती हूँ वो सही है या नहीं है, साइकोलॉजी किस तरीके से और बड़े ड्रॉडाउन्स क्या होते हैं अगर आपको एक बार दिख जाता है कि मेरी कैपिटल का 50% वाइप आउट हो चुका है, 75% वाइप आउट हो चुका है, तो एक मेंटली स्ट्रेस भी आ जाता है कि आप अपनी आधी कैपिटल उड़ा चुके हो, ब्लो अप कर चुके हो, तो एक मेंटली स्ट्रेस आता है जिसकी वजह से आप आगे ट्रेड लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हो, ठीक है? और हमें ये भी पता लगता है कि कहीं इतना बड़ा ड्रॉडाउन हो रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ड्रॉडाउन्स हमें ये सब जो लूप होल्स हैं हमारी ट्रेडिंग में, इसे पता करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? थर्ड रीज़न आ जाता है, अब थर्ड हम डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या रीज़न्स रहते हैं लार्ज ड्रॉडाउन्स के। अगर आपके बड़े ड्रॉडाउन्स हो जाते हैं, बड़े गिरावट हो जाती है आपके अकाउंट में, तो उसके क्या-क्या रीज़न्स रहते हैं। तो फर्स्ट इज़ ओवरसाइज़्ड पोज़ीशंस। यानी कि आप अपने अकाउंट साइज़ की बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पोज़ीशन ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कैपिटल 50,000 है, तो उसका आप या तो 1% से 2% तक अगर आप रिस्क पर ट्रेड लेते हैं, तब तो वो ठीक है, यानी कि आप हर ट्रेड में अपना 500 से ₹1000 लगा रहे हैं। ठीक है? लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा कह रहा है कि मैं तो अपनी कैपिटल का आज ₹10,000 इसमें लगा दूँगा, यानी कि 50,000 में से 10,000 ही एक ट्रेड पे लगा दूँगा। यानी कि ओवरसाइज़्ड पोज़ीशन उसने बना ली है कि मुझे गट फीलिंग है ये बहुत अच्छा करेगा तो मैं 10,000 लगा दूँगा, 50,000 में से 10,000। तो जब आप 10,000 को 50 से कंपेयर करें परसेंटेज टर्म्स में निकालें, तो वो एक्चुअली हो जाता है आपका 20%, यानी कि आप अपने अकाउंट का 20% दाँव पे लगा रहे हो और अगर वो फ़ेल कर जाता है, आपका ऐसे लेके चला जाता है, दैट मीन्स यू आर लूजिंग 20% ऑफ योर कैपिटल इन जस्ट 1 ट्रेड। तो इसी तरीके से आप अपना ओवरसाइज़ पोज़ीशन की वज़ह से आप हर बार 5 ट्रेड में तो आपका 100% कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 100% आपका यहाँ पर कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा ड्रॉडाउन होने का चांसेस है। तो एक ही बार में आप अपना 20% एक ही ट्रेड में लगा दोगे तो आपका ड्रॉडाउन भी तो उतना ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है? सेकंड है नॉट फॉलोइंग एसएल। आपने एसएल लगाया था कि चलो मैं ₹500 देने को तैयार हूँ, उस हिसाब से आपने पोज़ीशन साइज़िंग वगैरह सब कैलकुलेशन करी। लेकिन जस्ट जैसे ही आपका एसएल हिट हुआ, आपने उसे बेचा नहीं, यू एंटिसिपेटेड दैट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, यहाँ पर आया है अपना एसएल आपने और नीचे कर दिया कि यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, फिर और नीचे कर दिया। तो नीचे करते-करते वो इतना नीचे कर दिया आपने कि अब वो 500 का लॉस आपका 5,000 का बन चुका है। की वजह से जो है आपका बहुत ही सिग्निफिकेंट पोर्शन की कैपिटल का वाइप आउट होगा। आपका 50,000 में से 5,000 का नुकसान हो गया है। दैट मीन्स अब आपके पास 45,000 की ही कैपिटल बची है। अगर आपका 500 पे आपने काट दिया होता, अपना जो भी नुकसान है उसको ट्रेड को काट दिया होता, तो आपका नुकसान होता सिर्फ 49,500 का। लेकिन आपने क्योंकि एसएल फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर वही 500 का लॉस 5,000 का बन के आपकी कैपिटल को सिग्निफिकेंट डेंट पहुँचा दिया उसने। एंड थर्ड रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग बहुत कॉमन है। अगर स्पेशली डे ट्रेडिंग में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप एक डे ट्रेडर हो यानी इंट्राडे ट्रेडर हो, रिवेंज ट्रेडिंग तो एक बहुत ही अगर कोई स्टार्टिंग कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। इनफैक्ट मैंने भी जब स्टार्टिंग करी थी तो अगर मुझे दिख जाता था कि मेरे अकाउंट में ₹100 का लॉस है, तो मैं पीछे पड़ जाती थी कि आज मुझे किसी भी तरीके से ₹100 के लॉस को रिकवर करना है। तो आई यूज्ड टू फाइंड ट्रेड्स कि मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आई यूज्ड टू एंटिसिपेट कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है तो उसको यहाँ पे ले लेंगे, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो उसको ले लेंगे। तो उसकी वजह से उस ₹100 लॉस को रिकवर करने की वजह से मैं बहुत सारे ट्रेड्स ढूँढने लग जाती थी, बहुत सारे ट्रेड्स लेने लग जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाती थी, रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती थी। तो वहाँ पर नहीं चाहते हुए भी और वो जो ट्रेड्स मैं लेती थी ना, वो बहुत सोचे-समझे ट्रेड्स नहीं होते हैं। वो जस्ट आपके माइंड की साइकोलॉजी आपको बोलती है कि ये ₹100 रिकवर करने हैं, तो एंटिसिपेशन में आप कुछ भी उठा लो, कुछ भी ले लेते हैं एंड वो डेफिनिटली क्योंकि वो सोचे-समझे नहीं होते हैं, आपकी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे होते हैं, आपकी डिसीजन को, आपकी स्ट्रैटेजी को मीट नहीं कर डिसिप्लिन को, स्ट्रैटेजी को मीट नहीं कर रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपका एसएल ही लेके जाएँगे। बहुत रेयर केसेज़ होंगे जब जब आपके वो जो रिवेंज ट्रेड्स आप लोगे, वो आपको ये ₹100 का जो लॉस है, वो रिकवर करके देंगे। वरना ज़्यादातर यही होगा कि वो आपको फ़ेल ही करेंगे और आपके ऐसे लेंगे, इस ₹100 के लॉस को 200-300 बना देंगे, 500 बना देंगे, ठीक है? एंड फोर्थ रीज़न हो जाता है अपना ओवर ट्रेडिंग जो कि ये रिवेंज ट्रेडिंग जैसा ही है कि आप रिवेंज लेने के लिए फिर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करने लग गए या ओवर ट्रेडिंग इस वज़ह से भी हो जाती है कि आज तो मुझे मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है, आज तो बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे, यहाँ पे भी ले लो, वहाँ पे भी ले लो, तो वो भी एक ओवर ट्रेडिंग का कारण बन जाती है। देन हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे कि हो सकता है कि एक ट्रेडर ए आया और एक ट्रेडर बी है। हमने दोनों को कैपिटल दी थी कि ये लो तुम्हारी कैपिटल, दोनों को 1 लाख कैपिटल दी और दोनों को बोला कि 1 महीने बाद अपने-अपने रिटर्न्स बताना। तो ट्रेडर ए ने अपना रिटर्न बताया कि मुझे 20% रिटर्न मिला और ट्रेडर बी ने भी बताया कि मुझे 20% ही रिटर्न मिला। यानी कि
यहाँ पर दोनों का जो रिटर्न परसेंटेज है वो सेम है, यानी कि रिटर्न सेम है। बट जब हमने उनको पूछा कि यार तुम दोनों तो रिटर्न तो सेम कमाया, तुम्हारा ड्रॉडाउन कितना था? तो उसने बोला मेरा ड्रॉडाउन लगभग था लेट्स से 5%। एंड ये इससे जब ड्रॉडाउन पूछा तो उसने बोला कि मेरा ड्रॉडाउन था 45%, यानी कि इसने अपना एक जो पीक है वहां से जो लोएस्ट वैल्यू है उसमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फॉल नहीं था, लेकिन इसका जो पीक वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट फॉल था। यानी कि स्नेक्स एंड लैडर्स में इसको किसी ने 15 पे आके उसको धकेल दिया 10 पे, तो इसका सिग्निफिकेंट फॉल नहीं है, लेकिन इसको 98 पे जाके बोला कि डायरेक्ट तो 2 पे आ जा, तो इस तरीके का फॉल है दिस। ये इसका इस टाइप का फॉल है और इसका इस टाइप का फॉल है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। तो ये कैसे हो सकता है इसको भी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से दोनों को 1 लाख कैपिटल दी, ठीक है, एंड उसको इन दोनों ने ग्रो करके 1,20,000 बना दिया। अब हम ट्रेडर ए की जर्नी देखते हैं। तो ट्रेडर ए की जर्नी में उसने लेट्स से इसको हम ईयरली लेते हैं, जैसे कि इसने 5 महीने का हम लोग लेके चलते हैं कि पहले महीने में उसने 1 लाख से शुरुआत करी, ठीक है, दूसरे महीने में उसने उस 1 लाख के कर दिए 1,05,000, तीसरे महीने में उसने कर दिए उसके 1,08,000, चौथे महीने में उसने कर दिए अपने उसके 1,03,000, और पांचवें महीने में उसने उसके कर दिए 1,15,000, और एंड ऑफ 5th मंथ तक आते आते उसने अब उसके कर दिए 1,20,000। यहाँ पर आप जो उसका ड्रॉडाउन कैलकुलेट करोगे वो कैसे करोगे? यहाँ पर उसका जो पीक वैल्यू था, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू इसमें से सबसे ज्यादा, अब इस एंड को नहीं देखना, ये तो एंड है अपना, ठीक है, इसमें से इसने सबसे हाईएस्ट वैल्यू इन द सेंस वो नहीं देखने की आपको हाईएस्ट वैल्यू तो यहाँ पर 1,15,000 है, वो नहीं देखने की। यहाँ पर 1 लाख से 1,05,000 किया, 1 लाख से 1,05,000 से 8,000 किया, यानी कि अभी तक तो बढ़ ही रही है वैल्यू इसकी, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पर आके क्या किया, 1,08,000 का 1,03,000 कर दिया, यानी कि यहाँ पर जाके इसका जो कैपिटल है उसमें एक फॉल देखने को मिला है। यानी कि इसने जो बढ़ी हुई कैपिटल थी उससे इसने काफी नीचे लेके आ गया है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से ये दो फिगर्स लेके कैलकुलेट करेंगे अपना ड्रॉ डाउन। उसके बाद 1,30,000 से उसने 1,15,000 और 1,15,000 से 1,20,000 बनाए हैं। तो यहाँ पर कहीं पर भी पूरी जर्नी में अगर फॉल दिखा है तो वो इस पॉइंट पे दिखा है कि 3rd मंथ से 4th मंथ तक जाते हुए उसने 1,08,000 के 1,03,000 बना दिए थे। तो इसीलिए हम इन दोनों फिगर्स को यूज करके ड्रॉ डाउन कैलकुलेट करेंगे इसका। तो इसका 1,08,000 माइनस 1,03,000 डिवाइडेड बाय 1,08,000 करेंगे अगर हम, का जो आ रहा है ड्रॉडाउन वो आ रहा है 4.62%, दैट मीन्स राउंड अबाउट 5% का ड्रॉडाउन आ रहा है। अब हम देखते हैं ट्रेडर बी। तो ट्रेडर बी का 5 महीने की हम लोग जर्नी देखते हैं। तो उसने यहाँ पर फर्स्ट मंथ में 1 लाख कैपिटल से शुरुआत करी थी, सेकंड उसने कर दिया 1,40,000 कर दिया उसने अपने अकाउंट का साइज। वाओ, मस्त करा है, काफी अच्छा ग्रो कर लिया, 40% का रिटर्न कमा लिया इसने। लेकिन 3rd मंथ तक आते आते उसने उसको 80,000 पे लिया है, मतलब 1,40,000 से गिरकर वो पूरा अमाउंट का 80,000 का आया, यानी कि आपका 60,000 का नुकसान हो गया है। फिर उसके बाद उसने 3rd से 4th मंथ में जाते हुए इसको 70,000 कर दिया अपने कैपिटल की। फिर उसके बाद 1,10,000 कर दिया, एंड एंड उसने किया अपना 1,20,000 से। तो यहाँ पर अगर हम ड्रॉडाउन हमें ड्रॉडाउन कैलकुलेट करना है तो कौन सी वैल्यूज लेनी पड़ेगी? जहां पर उसने हाईएस्ट वैल्यू कौन सी बनाई यहाँ पर, 1,40,000। उस 1,40,000 को उसने गिराया 80,000 तक, और उस 80,000 से भी गिरकर वो 70,000 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉल हुआ है वो कहाँ तक हुआ है, 70,000 तक फॉल हुआ है। इसलिए हम लोग ये वैल्यू और ये वैल्यू लेके ड्रॉडाउन कैलकुलेट करेंगे कि मैक्सिमम आप कितना गिरे हो अपने हाईएस्ट पॉइंट से। तो यहाँ पर हम लोग ये दो वैल्यूज यूज करेंगे, 1,40,000 और 70,000, यानी कि इसकी पीक से कितना वो नीचे आया था। सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, लेकिन उसके बाद इस पीक तक पहुंचने के बाद वो कितना गिरा, इसीलिए हम उन दोनों वैल्यूज को यूज करते हैं ड्रॉडाउन कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर 1,40,000 में से 70,000 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 1,40,000। तो इससे हमको ये पता लगता है कि हम लोग अगर एक पीक तक पहुंच भी जाते हैं तो वहां से हम लोग कितना गिर सकते हैं, हमारा कितना फॉल की चांसेस रहते हैं। मीन्स यहाँ पर 50% का आपका
ड्रॉडाउन आ रहा है व्हिच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, मतलब ऐसा है कि ये ट्रेडर एक बार को तो अपना 50% ड्रॉडाउन में था, अपना 50% कैपिटल ये वाइप आउट कर चुका था। जहाँ तक ये लेके गया था अपना कैपिटल, वहाँ से 50% नीचे आ चुका था। ठीक है? तो अब इसको देख के हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्रेडर ए जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बैलेंस्ड है। उसको इतने बहुत ज़्यादा मैसिव ड्रॉडाउन्स नहीं होते हैं या बहुत ही वॉलेटाइल नहीं है, उसका जो वर्किंग है ना, वो वॉलेटाइल नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये दोनों फंड मैनेजर्स हैं और मुझे पैसे देने हैं अपने कि तुम मैनेज करो, मैंने तुमको दिए, तो मैं किस पे विश्वास करूँगी? इस ए पे विश्वास करूँगी, बिकॉज़ ए जो है बहुत कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, रिलायबल है, बहुत आराम से काम कर रहा है, उसके इतने मेजर ड्रॉडाउन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाईएस्ट टू लोएस्ट उसने कितना 5% लूज़ किया है, व्हिच इज़ वेरी नेचुरल। ड्रॉडाउन्स आपको देखने को मिलेंगे अपनी जर्नी में। लेकिन इसको अगर मैं कैपिटल दूँगी तो ये हो सकता है कि एक बार में 50,000 तक भी मेरा 50% तक भी वाइप आउट कर दे फंड। तो इसीलिए मुझे इस पे ज़्यादा भरोसा नहीं होगा, बी पे ज़्यादा भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ये रिलायबल नहीं है, ये बहुत ही वॉलेटाइल है इसके काम करने का नेचर। ठीक है? तो इसी से हमको पता लगता है कि अगर रिटर्न सेम भी हैं किसी किन्हीं 2 लोगों के, लेकिन किस तरीके की वर्किंग है उससे भी पता लगती है। मतलब 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के नंबर तो सेम आए, लेकिन एक एक सिर्फ़ 1 रात पढ़ा, सिर्फ़ 2 रात पहले पढ़ के अच्छे नंबर लेके आया, और एक एक ज दूसरा है जो कंसिस्टेंटली पढ़ के लेके आया है नंबर। लेकिन उससे हमें ये पता लगता है कि कौन ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ये 2 रात पहले काम करके ठीक है उसने एग्ज़ाम पास कर लिया, लेकिन जो नॉलेज एक्चुअल है, वो किसके पास हम लोग अच्छी मानेंगे? जो दिन भर पढ़ रहा है, जो कंसिस्टेंटली सारे दिन पढ़ रहा है, ठीक है? वो सारे लो ड्रॉडाउन्स इसलिए हम लोग प्रेफ़र करते हैं। लार्ज ड्रॉडाउन से क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका जो इमोशनल इम्बैलेंस है ना, वो बहुत ऊपर-नीचे हो जाता है। अगर आपको दिखा कि यार मेरा ड्रॉडाउन 40% पहुँच गया है, 50% पहुँच गया है, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाओगे कि यार मैं अपने पीक से इतना गिर चुका हूँ। तो आपको ना आगे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होने लग जाएगा, या फिर आप उसमें हो जाओगे कि मुझे ये ड्रॉडाउन को रिकवर करना है, जितना मैं लॉस कर चुका हूँ उसको मुझे रिकवर करना है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा अपने ड्रॉडाउन को एज़ लो एज़ पॉसिबल रखने की कोशिश करना चाहिए। सेकंड है, इससे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे। अगर आपका ड्रॉडाउन कम होगा तो आप उसको रिकवर करने के लिए मुझे ट्रेड्स लेने हैं, वो वाली सिचुएशन खत्म हो जाएगी। फिर आपका रिस्क ऑफ ब्लोइंग योर अकाउंट बहुत कम हो जाता है। अब आप अपना 50% अपने हाईएस्ट पीक से गिर गए हो, तो आप ना एक और ज़्यादा यू आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्लोइंग अप योर अकाउंट। उससे भी आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाते हो अगर आपका ड्रॉडाउन लो होता है तो। ठीक है? हाउ टू लोअर योर ड्रॉडाउन? तो उसके लिए ना सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्सिंग रिस्क पर ट्रेड। दैट मीन्स जितना भी आप रिस्क पर ट्रेड ले रहे हो, उसको फिक्स करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ट्रेडर है ए, एक है बी। ए क्या करता है, कोई फिक्स उसका रिस्क पर ट्रेड नहीं है, उसकी कैपिटल है 10,000, तो उसको आइडियली ₹100 पर ट्रेड रिस्क लेना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, एक ट्रेड पे 100 रिस्क लिया, एक ट्रेड पे 200 लिया, एक ट्रेड पे 300 का रिस्क लिया, उसकी इच्छा के हिसाब से उसने। तो अगर तीनों माइनस चले जाते, तीनों लॉस में चले जाते कंटिन्यूअसली ट्रेड, तो उसको कितना नुकसान हुआ? ₹600 का, ठीक है? माइनस 600 में। लेकिन ट्रेडर बी क्या है, उसने अपना रिस्क फिक्स कर रखा है कि मैं हमेशा ₹100 रिस्क पर ट्रेड ही लूँगा, 1% ऑफ माय कैपिटल। तो उसने भी 3 ट्रेड डाले, लेकिन ₹100 रिस्क के साथ। उसके भी तीनों एसएल हिट हुए, तो उसको इतना नुकसान हुआ -300। दैट मीन्स इसको यहाँ पर डबल नुकसान हो गया, जस्ट बिकॉज़ इसने यहाँ पर अ, रिस्क पर ट्रेड फिक्स नहीं लिया था, अपनी मर्ज़ी से जितना उसको अच्छा लगा, जितना उसकी गट फीलिंग ने बोला उतना उसने रिस्क डाला उसके अंदर। जिसकी वज़ह से इसका ड्रॉ डाउन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर उसका नुकसान ज़्यादा है। ठीक है? देन सेकंड एसएल, सेकंड पॉइंट इज़ फॉलोइंग योर एसएल। दैट मीन्स अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो उस स्टॉक को बेचने में ही आपका फ़ायदा है, बिकॉज़ वही 500 का रिस्क आपका बढ़ के 5000 हो सकता है, और होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आपका वो लॉस 500 से बढ़कर 5000 ही होगा। ये मेरी पर्सनल जर्नी में मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है, जस्ट बिकॉज़ कुछ ट्रेड्स मैंने उनके एसएल हिट होने पे नहीं काटे, जिसकी वज़ह से वो ₹500 का लॉस मेरे अकाउंट में 5000 का लॉस बन गया, एंड बहुत ही मैसिव ड्रॉडाउन मुझे अपने अकाउंट में देखने को मिला। अच्छा, तो इसीलिए एसएल फ़ॉलो करना बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड इज़ रिड्यूस और रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का रिस्क, अगर पर्टिकुलर अमाउंट का आपका लॉस हो जाता है, कि अगर आपने सोचा था कि दिन में मुझे ₹500 का लॉस ही बेयर करना है और इतना हो चुका है, देन आप अपना प्लीज़ टर्मिनल बंद कर दीजिए, उस दिन ट्रेड मत लीजिए आगे, बिकॉज़ ऐसा करेंगे तो आप रिवेंज ट्रेडिंग के अगर उसमें फँसे, तो रिवेंज ट्रेडिंग के लिए तो आपको
स्टॉक देखने लग जाएँगे कि यार मैं इसमें ले लेता हूँ, ये ठीक हो जाएगा, ये चल जाएगा, मैं इसमें ले लेता हूँ, ये चल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वो ₹100 का ₹500 का लॉस जो है, वो कहीं न कहीं ₹1000 का बन जाता है। तो दैट मीन्स आपको नहीं लेना चाहिए एंड फिर उसमें आपका क्या है ना, आप बहुत सोच समझ के भी नहीं ले रहे होते हो ना उस समय डिसीज़न। आपको किसी से रिवेंज लेना होता है, तो आप बहुत सोच समझ के रिवेंज नहीं ले रहे होते हो कि यार मुझे मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ये गलत हो सकता है। आप उस समय ये नहीं सोचते, आप सोचते हो कि हर चीज़ मेरे हिसाब से ही होगी। इसीलिए रिवेंज ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका लॉस हो गया है, तो आप अपना टर्मिनल बंद करके बैठ जाओ। देन फोर्थ इज़ सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। दैट मीन्स आप अपना एक रूटीन बनाइए, एक सेट ऑफ रूल्स बनाइए कि मुझे ये रूल्स फॉलो करने हैं। अगर मेरा इस पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा मेरा लॉस हो जाता है किसी पर्टिकुलर डे पे, तो मैं इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा या दिस विल बी माय स्ट्रैटेजी। मुझे एंट्री ऐसे-ऐसे फॉर्मेशंस पे लेनी है। डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन स्टडी, प्रैक्टिस जितना भी है वो सब फॉलो करना है। मुझे अगर एसएल हिट हो जाता है तो उसे फॉलो करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये डिसिप्लिन का पार्ट है और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको उस चीज़ के साथ, उन रूल्स के साथ जो आप बनाओगे उसके साथ कंसिस्टेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बीइंग कंसिस्टेंट ऑलवेज हेल्प्स इन बिल्डिंग डिसिप्लिन। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि कितना, ये तो हमने जान लिया कि कितने अगर हमको ड्रॉ डाउन रिड्यूस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कितना एक्सेप्टेबल ड्रॉ डाउन लिमिट होता है। तो 20 टू 25% का जो आपका ड्रॉ डाउन है वो एक्सेप्टेबल होता है कि इस, लेकिन क्योंकि इतना अगर आपका ड्रॉ डाउन हो जाता है, आप अपनी पीक से गिर जाते हो, तो आपको रिकवर करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप जाते हो 30%, 40%, 50%, तो आपको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा गेन रेट लग जाएगी, जो हम अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं। दैट मीन्स आपको रिकवरी करने में कुल मिलाकर के, अगर बहुत स्वीट सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, तो आपको उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर आपका ड्रॉडाउन 20 टू 25% की रेंज से बाहर निकला। अगर आप बिगिनर हो तो 10 टू 15% ही वैसे तो एडवाइजेबल रहता है कि इतना आपका ड्रॉडाउन होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप एक मॉडरेट लेवल कंसीडर करें तो 20 टू 25%, इसके आगे जाते ही आपका हाई रिस्क में चले जाते हो आप। इससे ज़्यादा ड्रॉ डाउन होते ही सबसे पहले तो मेंटली इम्पैक्ट आता है। तो इसकी वजह से आप फिर वही होता है कि ट्रेडिंग छोड़ने का मन करता है, या फिर अगर आप ट्रेडिंग छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो तो रिवेंज ट्रेडिंग बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं। तो उसे अवॉइड करने के लिए आपका ड्रॉ डाउन हमेशा 20 टू 25% रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर आपने एक पर्टिकुलर लेवल का ड्रॉ डाउन कर दिया है, तो उसके बाद आपको कितना रिकवरी रेट लगेगा। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो ये पूरी टेबल है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 5% का ड्रॉ डाउन अगर आपका है, तो आपको 5.3% का रिकवरी रेट लगेगा। अगर आपका 20% का ड्रॉ डाउन है, तो आपको 25% का रिकवरी रेट लगेगा। आपका 25% का है तो 33% रिकवरी रेट लगेगा। और अगर आप देखते हो यहाँ पर 50% का आपका ड्रॉ डाउन है, यानी कि आप अपने पीक से 50% तक गिर चुके हो, तो आपको 100% रिकवरी रेट लगेगा। इसको मैं आपको इस पे समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ₹100 से शुरू किया एंड आप लास्ट आ गए हो, आपका हाईएस्ट फॉल है ₹50 का, मतलब आपने 100 से शुरू किया था और अब आप अभी 50 पे खड़े हो, यानी कि आप अपने कैपिटल का ₹50 खो चुके हो। 100 में से ₹50 आपके गए। दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स आपका 50% का यहाँ पर ड्रॉ डाउन हो चुका है। अब तो यहाँ पर आपका ड्रॉडाउन हो चुका है 50% का, तो अब आपको रिकवर करने के लिए कितना रिकवरी रेट लगेगा? आपके ₹100 आपने लगाए थे, उसमें से 50 आपके चले गए, तो आपके पास बचे 50। इन्हीं 50 को लेकर के ये जो लॉस हुआ है आपका 50 का, यहाँ पर आपका लॉस कितना हुआ है 50 का लॉस हुआ है, और अब आपके पास लेफ्ट कितने हैं 50। तो इन्हीं 50 को यूज़ करके आपको कितना रिकवर करना है, ये जो लॉस है, 50 का लॉस जो है वो रिकवर करना है। तो अब आपका बेस में क्या आ जाएगा 50, और उसको यूज़ करके आपको कितना और कमाना है 50, और इसको जब आप परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको 100%, यानी कि जब आपने 100 का 50 किया, तो आपका 50% फॉल है, लेकिन जब आप वही रिवर्स कर रहे हो, 50 को 100 पे 50 को वापस से आपको 100 पे लेके जाना है, दैट मीन्स ये जो 50 का आपको लॉस रिकवर करना है, इसके लिए आपको 100% का रिकवरी रेट चाहिए। इतनी मेहनत लगेगी आपको। तो सिर्फ ये यहाँ पर पूरी टेबल के थ्रू मैंने बताया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 25% का अगर आपका हो जाता है,
लॉस तो यहाँ पर 33% आपको रिकवरी रेट चाहिए। और अगर आप बहुत लो है कि 5% ही आपका फॉल है, तो आपको 5.3% की रिकवरी रेट चाहिए। मतलब जितना छोटा आपका ड्रॉडाउन होगा, उतना छोटा आपको रिकवरी रेट चाहिए। अब आप यहाँ पे 50 से आगे देखो, 60 से 60 25 क्रॉस होते ही आपका जो रिकवरी रेट है, वो बढ़ने लग जाता है यहाँ पे। अगर 60% है, तो आपको 150% का रिकवरी रेट चाहिए। 90% है, तो आपको 900% का रिकवरी रेट चाहिए। यानी कि आप इसको ना एक इंट्यूटिव टर्म्स में समझो, तो इसका मतलब ये है कि आपको और ज़्यादा मेहनत लगेगी। पहले आपके पास था कि आपके ₹100 से आपके ₹95 हो गए, यानी कि ₹100 का 95 हो गया है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि आपका लॉस ही ₹5 का है, तो ₹5 का लॉस तो आपको ठीक है, रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ₹100 के ₹10 ही रह गए हैं, तो आपको वो ₹90 का लॉस रिकवर करने के लिए आपको वो ₹90 का लॉस रिकवर करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि आपके पास अब ₹10 ही हैं। ₹10 से आपको वापस से उस वो वेल्थ को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको ट्रेड्स लेने पड़ेंगे और ज़्यादा सावधानी से लेने पड़ेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे-जैसे आपके पास कम पैसे बचते हैं, तो वैसे-वैसे एक तरीके से क्रंच आ जाता है आपके पास कैपिटल का। एंड जब तक आपका कैपिटल नहीं होगा, तब तक आप आगे कैसे ग्रो करोगे? आप अपना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कैपिटल तो लो कर चुके हो, मतलब कि ये पोर्शन तो आपका चला गया और आपके पास तो बहुत छोटा टाइनी अमाउंट बचा है। तो उस टाइनी अमाउंट को लेकर के आप कैसे ग्रो कर सकते हो? तो इसीलिए आपको 900% का रिकवरी रेट लग जाता है। बोले तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी आपको वहाँ से ₹10 से वापस से उस ₹100 तक जाने के लिए। तो यही तो अगर आप मैं समराइज़ करूँ ड्रॉडाउन का, तो ड्रॉडाउन का मतलब हो जाता है कि आपका पीक जो है, आपका जो हाईएस्ट वैल्यू था, वहाँ से लोएस्ट वैल्यू तक कितना डिफरेंस है, कितना आप फॉल कर चुके हो, उसी को हम ड्रॉडाउन बोलते हैं। और ड्रॉडाउन जानना इसीलिए ज़रूरी है, ताकि हमें पता लग सके कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या काम कर रही है या नहीं कर रही है, हम लोग कितना लॉस कर चुके हैं, हम लोग कितना हमारी परफ़ॉर्मेंस कैसी रहती है, हमारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसा रहता है उसका, इसीलिए ड्रॉडाउन जाना ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने रीज़न्स देखे ड्रॉडाउन के, ओवरसाइज़ पोज़ीशन, देन नॉट फॉलोइंग योर एसएल, देन रिवेंज ट्रेडिंग, देन ओवर ट्रेडिंग। तो ये 4 रीज़न्स हैं जो फॉर रीज़न्स फॉर लार्ज ड्रॉडाउन। देन हमने देखा कि कैसे 2 लोगों के रिटर्न सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका जो ड्रॉडाउन का जर्नी है वो बहुत डिफरेंट हो सकता है। देन वी लुक्ड एट कि कैसे हम लोग रिकवरी रेट देख सकते हैं, कैसे हम लोग रिकवरी रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना रिकवरी रेट हमको लगेगा। ज़्यादा बड़ा ड्रॉडाउन है तो ज़्यादा बड़ा रिकवरी लगेगी, ज़्यादा बड़ी रिकवरी लगेगी। दैट मीन्स ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत कम कैपिटल से आपको बहुत बड़ा अमाउंट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा ड्रॉडाउन कंट्रोल्ड होने चाहिए। और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? बाय फिक्सिंग आवर रिस्क पर ट्रेड, फॉलोइंग आवर एसएल, रिड्यूसिंग रिवेंज ट्रेडिंग एंड फॉलोइंग आवर डिसिप्लिन। दैट मीन्स सेट ऑफ रूल्स जो हमने बनाए हैं, उन्हें बहुत ही शिद्दत से फॉलो करना है। तो यस, दिस वाज़ ऑल अबाउट ड्रॉ डाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड कुछ फीडबैक हो, नेगेटिव, पॉजिटिव जो भी, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएँ। थैंक यू।